तो यहाँ पर हमने अपना पहला टॉपिक एंड कर दिया, यानी मास और मास के रेशियो को जो एक्सप्रेस करना था कंसंट्रेशन के टर्म से वो हमने कर दिया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है मास और वॉल्यूम के रेशियो को एक्सप्रेस करना। तो मास और वॉल्यूम के रेशियो को जो एक्सप्रेस करने का सबसे पहला तरीका वो है स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन। तो सीधी बात है कि जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को ले रहे हैं तो वो रेशियो होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ है वो सीधे हो जाएगा W/V, यहाँ W है मास ऑफ सॉल्यूट और V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंफ्यूज ना होंगे, V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, V यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और जो इसकी यूनिट है स्ट्रेंथ की वो है ग्राम पर लीटर। हालांकि अगर जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अगर ये किसी भी क्वेश्चन में अगर वो मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे उस मतलब मिलीलीटर में उसके वॉल्यूम को पुट करना और ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। कि ये फॉर्मूला को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इन 2000, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अब जो इसमें दूसरी टॉपिक है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कि कैपिटल है। तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ध्यान से सुनिएगा, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ हमने सॉल्यूशन की बात की है, ठीक है। अब मोलैरिटी जो कि कैपिटल, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखें तो आपके सामने दिख रहा होगा कि कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी हमने लीटर में लिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर हमने WA और WB के टर्म्स में इसको नहीं बांटा है। तो आपको मैं फिर भी का रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जहाँ भी मैंने सबस्क्रिप्ट B लिया है वो मैंने सॉल्यूट के लिए लिया है और जहाँ भी मैंने सबस्क्रिप्ट A लिया है वो मैंने सॉल्वेंट के लिए लिया है। तो लेट W ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड M बी इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर। इसको हम और करते हैं तो W/M/V इन लीटर। अब सपोज वॉल्यूम अगर हमें ml में दिया है तो जस्ट इस इक्वेशन को हम और सॉल्व करेंगे और हम जो फाइनल फॉर्मूला पाएंगे वो पाएंगे कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V इन मिलीलीटर और जो यूनिट है हमारी मोलैरिटी की वो है मोल पर लीटर। अब जो थर्ड वे है एक्सप्रेस करने का वो है फॉर्मेलिटी। तो अब ये फॉर्मेलिटी टर्म इसलिए निकल के आए क्योंकि जिन भी मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग जो है मोलैरिटी टर्म्स नहीं यूज़ कर पाते हैं तो वहाँ पर हम लोग फॉर्मेलिटी यूज़ करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि जहाँ पे जो भी हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं या फिर जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड से ज़्यादा बढ़िया आयनिक कंपाउंड बोलना। तो जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वहाँ पर तो हमारे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो जब आयनिक कंपाउंड में जैसे कि NaCl हो गया, KNO3 हो गया, K2SO4 हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर मास ना लेके हम लोग फॉर्मूला मास लेते हैं। तो फॉर्मूला मास हम लोग लेते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज है। जैसे हम लोग जब हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को हम लोग 4 मोल कहते हैं। यहाँ पे मोल की जगह उसको हम लोग 4 मोल कहते हैं और ये मोलैरिटी टर्म्स को हम लोग फॉर्मेलिटी से रिप्लेस कर देते हैं। इसकी जो सिंबल है वो है कैपिटल F। तो फॉर्मूला देख सकते हैं, कैपिटल F इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो फिर चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो कि है नॉर्मेलिटी। तो अगर हम लोग नॉर्मेलिटी को डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो कैपिटल N, जिस नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर से वही ध्यान से सुनने वाली बात है कि यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमने लीटर में दिया है। अगर क्वेश्चन में कभी भी जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है अगर वो मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आपको सिंपली डिनोमिनेटर में मिलीलीटर में वॉल्यूम पुट कर देना और ऊपर न्यूमरेटर में आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला सिंपल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और फंस रही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो उससे पहले आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालने के बारे में बात करें तो अगर कभी भी अगर आपको किसी भी कंपाउंड का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो हम लोग ये देखते हैं कि सपोज अगर वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बेसिकली अगर वो एक एसिड है
तो फिर हम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन के ऊपर फोकस करते हैं। अब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जिसको हम लोग बेसिसिटी भी कहते हैं उस एसिड की, तो हम लोग बेसिसिटी देखते हैं कि उस एसिड की बेसिसिटी क्या है, या फिर अगर वो कोई बेस है तो फिर हम बेस की देखेंगे कि बेस की एसिडिटी क्या है, यानी कि वो कितने रिप्लेसेबल OH आयन उसके पास हैं। इसके साथ अगर कोई सॉल्ट होगा तो हम लोग ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव जो वैलेंसी है उस सॉल्ट की वो देखेंगे। और अगर कहीं ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर हम लोग सिंपली ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है। तो हमको करना क्या होता है कि जो भी उस कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसी पर्टिकुलर टर्म से, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बताता है कि मतलब उसकी एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, या फिर कितने उसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या है, इससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग HCl ले लें तो HCl की जो बेसिसिटी होती है वो होती है 1। तो अगर हम HCl के मॉलिक्यूलर मास को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो हम उसके इक्विवेलेंट मास को पा जाएंगे। हालांकि यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर 1 है तो फिर एज इट इज कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में HCl के। लेकिन यही केस अगर हम H2SO4 के साथ ले लें तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 98 और जो उसकी बेसिसिटी होती है वो होती है 2। तो अगर यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करें H2SO4 के रिस्पेक्ट में तो वो आएगा 49। तो फिर हमने तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि हमें इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में आ जाते हैं कि लेट W ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ इक्विवेलेंट मास E प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूट जो भी W ग्राम हमारा प्रेजेंट है और उसका इक्विवेलेंट मास E है उसको मानते हैं कि वो V लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व हुआ है। तो जब हम नॉर्मेलिटी उसकी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W/E इंटू V इन लीटर, यानी यहाँ वॉल्यूम हमने लीटर में लिया हुआ है। सेम वही केस करना है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया तो हमको न्यूमरेटर में फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला मतलब फाइनल फॉर्मूला निकल जाता है वो होता है कैपिटल N, यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V इन मिलीलीटर्स। तो यहाँ तक तो हो गया नॉर्मेलिटी की बात। चलिए हम लोग अपने तीसरे और फाइनल टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं, जिसका नाम है मतलब जब वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशियो दिया हो। तो जब भी वॉल्यूम और वॉल्यूम का रेशियो दिया हो तो इसमें हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट का मतलब ये है कि सपोज कि मतलब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि ml में दिया हुआ है वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कोई दूसरा सॉल्यूट है जो इटसेल्फ जो भी वॉल्यूम में है वो प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं हम लोग परसेंट बाय वॉल्यूम। यानी कि जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हालांकि क्वेश्चंस में वॉल्यूम परसेंट के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत कम होते हैं और कुछ इसके बारे में इतना ज़्यादा खास पढ़ना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि ये भी एक तरीके का रेशियो हो सकता था कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, तो मैंने बता दिया। अब हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं जो कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आखिर में अगर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर हम मोलैरिटी की बात करें, कौन सा किस में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, किस में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस बात को हम देखते हैं। तो जो मोलैरिटी है, मैं आपको फिर से बता, जो मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल है, उसमें चूंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व है, यानी वहाँ पे हम वॉल्यूम से कंसर्न है। तो जहाँ पर भी हमारा वॉल्यूम कंसर्न है, जिसमें भी हम लोग वॉल्यूम को एज अ फैक्टर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने में, वहाँ पे टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम मोलैरिटी यानी कि स्मॉल m की बात करें तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किलोग्राम की बात करते हैं, ठीक है, और हम लोग मोलैरिटी में हम लोग ने वॉल्यूम की बात की। तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई इस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे कि हमें ये बताइए कि मोलैरिटी या मोलैरिटी और मोलैरिटी में कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मोलैलिटी के कुछ स्पेशल केसेस में। यानी सपोज आपको क्वेश्चन में कुछ जो मैं क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हो तो आप किस तरीके से उस मोलैलिटी को आप कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो कभी कभी होता क्या है कि परसेंटेज बाय मास दिया होता है सॉल्यूट का, और ये पूछता है कि आप इस पर्टिकुलर का मोलैलिटी बताइए, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की आप मोलैलिटी बताइए। तो वहाँ पर तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आप ये मान लीजिए कि लेट परसेंटेज बाय मास बी एक्स, यानी जो परसेंटेज बाय मास है उसको मास है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो जो डब्ल्यू बी होगा, बी यहाँ पे क्या है, बी सॉल्यूट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो भी सबस्क्रिप्ट बी लिया है वो हमने सॉल्यूट के लिए यूज़ किया है।
तो WB हो जाएगा हमारा x ग्राम। अब जो WA होगा, चूंकि आपने परसेंट लिया है, तो जो WA होगा वो होगा 100 माइनस x ग्राम। इसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसको 100 में से क्यों जो है माइनस किया x को। और इसके बाद जो हमारा स्मॉल m यानी कि जो हमारी मोलैलिटी है वो निकल के आती है, वो आती है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब क्या होता है कि हमें बस रिप्लेस कर देना है WB और WA को, जो हमने इक्वेशन दोनों बनाया है। तो WB की जगह हमें x रखना है और WA की जगह हमको रखना है 100 माइनस x। तो इसके बाद जो इक्वेशन निकल के आता है वो होता है कि स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू x इंटू 1000 अपॉन MB इंटू 100 माइनस x। तो अगर कहीं भी परसेंटेज बाय मास दिया हो सॉल्यूट का, तो आप इस तरीके से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा स्पेशल केस आता है कि अगर सॉल्युबिलिटी दिया हो, तो उससे पहले मैं आप लोगों को सॉल्युबिलिटी बता देता हूं। तो सॉल्युबिलिटी सिंपली डिफाइन होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इन 200। सॉल्युबिलिटी का मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 200। सो अब यहां से जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला निकल के आता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब जो तीसरी केस आती है वो आती है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। यानी कि अगर कहीं नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो उससे आप मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर मोलैलिटी दिया हुआ है और नॉर्मेलिटी पूछा तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग को ये पता है कि मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है स्ट्रेंथ के, और सेम यही चीज होता है नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल होता है स्ट्रेंथ के। अगर दोनों का आप राइट हैंड साइड देखें तो दोनों तरफ स्ट्रेंथ ही है, और तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों इक्वेशंस के, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको इक्वल होंगे। तो इसको तो फिर हम इसको आगे देखते हैं। तो मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। यहाँ से ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैलिटी। और इसी रेशियो को मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास के रेशियो को ही हम n बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को और सिंपलर करें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैलिटी, और ये जो n है इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो n है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि हम किस तरह के कंपाउंड ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, या फिर सॉल्ट ले रहे हैं, या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। तो जब n फाइंड करना होता है तो किसी एसिड के लिए n इक्वल्स टू होता है उसके बेसिसिटी के बराबर होता है, यानी कि रिप्लेसेबल H+ आयन के बराबर होता है। किसी बेस के लिए n उसकी एसिडिटी के बराबर होता है, यानी कि रिप्लेसेबल OH आयन के बराबर होता है। किसी सॉल्ट के लिए जो n होता है वो टोटल पॉजिटिव या फिर निगेटिव वैलेंसी होती है, और किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। तो आई होप कि मैंने आप लोग को इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट में आप लोग के जो भी क्वेश्चन आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि मैं उससे आंसर करूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी करें अगर आपको पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।